हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बायोलॉजी का टॉपिक लुसेंट की बुक से ह्यूमन ब्लड पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू वाले घंटी बटन को आपको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि प्रत्येक वीडियो की एक्सक्लूसिव जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ह्यूमन ब्लड। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ब्लड होता क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने ह्यूमन ब्लड यानी कि मनुष्य के खून को देखा ही होगा। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, मानव ब्लड जो होता है लाल लाल रंग का होता है। और जब किसी व्यक्ति का उंगली कट जाती है या कोई नाखून टूट जाता है या किसी भी प्रकार से उसे घाव लगता है या चाकू से कट जाता है, तो लाल लाल रंग का एक संयोजी द्रव निकलता है, संयोजी ऊतक निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी ब्लड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ह्यूमन ब्लड वास्तविकता में होता क्या है। दोस्तों, ब्लड जो होता है वह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। लेकिन जब अगर आपको किसी ने पूछा आपको कि ब्लड क्या होता है, आप बोलोगे कि सर रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। फिर उसका अगला क्वेश्चन आ गया कि ऊतक क्या होता है, तो फिर आप ठंडे हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं आपको ऊतक से शुरुआत करूंगा। ऊतक का मैंने जो है इसके पहले वाले वीडियोस में सारा डिस्क्रिप्शन में पढ़ा दिया है, लेकिन आज मैं आपको ऊतक की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा। दोस्तों, ऊतक यानी होता है टिश्यू। मैं बात करूंगा रक्त की, तो रक्त एक एनिमल टिश्यू होता है। ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। मतलब कि ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो, परंतु कभी कभी उनके आकार और आकृति में असमानता पाई जाती है, मगर उनकी उत्पत्ति व कार्य हमेशा समान होते हैं। दोस्तों, मतलब कि ऊतक जो होते हैं वो किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाली समान कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति समान हो और वो विशेष कार्य को करने के लिए निर्धारित हो, डिटरमिन्ड हो। और अगर मैं बात करूं दोस्तों टिश्यू या ऊतक की इंग्लिश में, तो इन बायोलॉजी टिश्यू इज ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल बिटवीन सेल्स एंड ए कंप्लीट ऑर्गन। यानी कि दोस्तों, बायोलॉजी में टिश्यू इज ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, मतलब कि कोशिकाओं का समूह होता है बिटवीन सेल्स एंड ए कंप्लीट ऑर्गन, यानी कि कोशिकाओं और पूरे अंग के बीच में। ए टिश्यू इज एन इंस्यूम्बल ऑफ सिमिलर सेल्स एंड देयर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द सेम ओरिजिन दैट टुगेदर कैरी आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब कि सभी कोशिकाएं मिलकर एक निश्चित कार्य को करती है और उनकी उत्पत्ति भी समान प्रकार से होती है। टुगेदर कैरी आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि वो एक प्रकार का ही कार्य करती है मिलकर के। एंड द टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण होता है। एंड ऑर्गन्स आर देन फॉर्म्ड बाय द फंक्शनल ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ मल्टीपल टिश्यूज, यानी कि जो अंग होते हैं दोस्तों वो मल्टीपल ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से अब आपको जंतु ऊतक समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूं मानव रक्त, ये क्या होता है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। तो ऊतक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आज आपको संयोजी ऊतक ब्लड के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, ब्लड को हिंदी में रक्त या रुधिर भी कहा जाता है। यह लाल रंग का तरल द्रव्य पदार्थ होता है, इसमें बहने का गुण पाया जाता है। यह एक प्रकार का मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला संयोजी ऊतक होता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, तो दोस्तों इसका जवाब होगा रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज द संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मानव शरीर में पाए जाने वाले वे सभी ऊतक जो दो अंगों को या दो हड्डियों को या दो भागों को शरीर के जोड़ने में उपयोगी होते हैं, ऐसे ऊतकों को संयोजी ऊतक कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है, मतलब कि दो अंगों को जोड़कर रखता है, उनको आवरण भी देता है और बहुत सारे कार्यों को करता है, जो हम आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं ब्लड के बारे में। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जिसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है द्रव भाग, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा होता है ठोस भाग।
जिसे जो जो ठोस भाग होता है दोस्तों वो कोशिकाओं का बना होता है। और आपको पता है कि रक्त में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि WBC जिसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और दूसरी होती है RBC जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ब्लड की इंग्लिश की डेफिनेशन। तो इंग्लिश में ब्लड को कहा जाता है दोस्तों ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स दैट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंस। मतलब कि ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड, ब्लड जो होता है वो शरीर में पाया जाने वाला द्रव होता है इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, जो ह्यूमंस और अदर एनिमल्स में पाया जाता है, दैट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंस, जो कि मनुष्य के शरीर में महत्वपूर्ण पदार्थों को डिलीवर करता है, यानी कि प्रत्येक भागों में पहुंचाता है, सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स, जो कि पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है, एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम सेम सेल्स, यानी कि समान प्रकार की कोशिकाओं में जो उपापचय की क्रिया में बने हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर के बाहर करने में जो है ब्लड जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि दोस्तों शरीर का सबसे तरल संयोजी ऊतक रक्त होता है, जो कि शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, विभिन्न न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है, और साथ ही साथ शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालता है। और शरीर में जो पाया जाने वाला ब्लड होता है वह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसके 2 भाग होते हैं, द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि रुधिर के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और कोशिकाएं। तो प्लाज्मा जो होता है दोस्तों उसमें आपको पता है 90% जल होता है, और जो ठोस भाग होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये जो होते हैं शरीर में अनेक कार्यों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मैं आगे आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। अब मैं आपको ब्लड की डेफिनेशन एक बार और रिवाइज कर देता हूं। ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स दैट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द सेम सेल्स। इस तरह से दोस्तों ब्लड की डेफिनेशन और ब्लड की इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम बुक के ऊपर जाएंगे और बुक में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या होता है? तरल यानी बहने का गुण इसमें पाया जाता है दोस्तों। संयोजी ऊतक है यानी कि 2 अंगों को जोड़ने का भी काम करता है। दूसरी बात मैं बता दूं दोस्तों कि शरीर का सबसे कठोर संयोजी ऊतक जो होता है वो अस्थि होती है, जो शरीर के 2 अंगों को जोड़ती है। लेकिन शरीर का सबसे तरल संयोजी ऊतक जो होता है वो रक्त होता है। शरीर का सबसे तरल संयोजी ऊतक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो शरीर का सबसे तरल संयोजी ऊतक रक्त होता है, और शरीर का सबसे कठोर संयोजी ऊतक अस्थि यानी कि बोन्स यानी हड्डी होता है। इसके अलावा दोस्तों संयोजी ऊतक जो होते हैं ये रेशेदार ऊतक होते हैं। प्राणियों के संयोजी ऊतक का मुख्य घटक कोलेजन प्रोटीन होता है। अब आगे नेक्स्ट फैक्ट पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का मात्र 7% होती है। तो दोस्तों मानव शरीर के रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। इस फैक्ट को आपको 100% रट लेना है दोस्तों। पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, पूरे वीक में 7 डे पाए जाते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जितने कॉन्टिनेंट जितने सप्ताह के दिन उतने % रक्त पाया जाता है दोस्तों हमारे शरीर में। अब इस फैक्ट को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि रक्त जो होता है ये एक क्षारीय विलयन होता है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन होता है, जिसका पीएच जो होता है 7.4 होता है दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं A7B के फार्मूले से ऐसे द्रव जिनका पीएच मान 7 से कम होता है एसिडिक होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है बेसिक होते हैं, और 7 पीएच मान वाले उदासीन यानी न्यूट्रल होते हैं। जैसे मैं बात करूं दोस्तों पानी का पीएच मान 7 होता है, पानी जो होता है न्यूट्रल होता है। लेकिन जितने भी अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से लेस होता है, एंड 7 से जो ज्यादा होता है वो सारे क्षारीय होते हैं। और हमारे रक्त का पीएच 7.4 होता है। कंपटीशन एग्जाम रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, रक्त का पीएच क्या होता है, तो 7.4 होता है। इसके अलावा इसकी प्रकृति भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, 7.4 होता है यानी क्षारीय होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन
5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो दोस्तों जो जवान व्यक्ति होते हैं 20 से 25 साल के, उनके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। तो जो महिलाएं होती है दोस्तों, उनके शरीर में जो ब्लड होता है वो आधा लीटर कम होता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि महिलाओं में हर महीने मोनोपाज होता है, तो उसके कारण भी कुछ मात्रा ब्लड की कम होते रहती है। इस वजह से उनको आयरन की गोलियां समय समय पर आंगनबाड़ी के द्वारा वितरित की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। और रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, यानी रक्त के 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। तो दोस्तों रुधिराणु जिसे कहते हैं, तो प्लाज्मा जो होता है, जिसके बारे में मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है दोस्तों प्लाज्मा में 90% जल होता है और 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। और शेष भाग जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि 10:0। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्लाज्मा क्या होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा का नाम आपने बहुत सुना होगा। आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस में प्लाज्मा टेस्ट वगैरह ये वो दुनिया भर का सुना होगा। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। प्लाज्मा यह शरीर का अजीवित तरल भाग होता है। यह जीवित भाग नहीं होता दोस्तों, यह शरीर का अजीवित तरल भाग होता है। यह रक्त का 60% हिस्सा जो होता है, यानी रक्त का फर्स्ट डिवीजन जो होता है रक्त का, वो भाग प्लाज्मा होता है। और उस 60% में 90% भाग जल होता है, यानी प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है, 7% भाग प्रोटीन होता है और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है और शेष भाग जो है नगण्य होते हैं। तो दोस्तों आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि रक्त का 90% भाग जो है जल होता है। रक्त का नहीं होता दोस्तों, वो रक्त में पाए जाने वाले 60% प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, 60% ब्लड का, प्लाज्मा का 90% जल होता है, यानी कि ब्लड का 54% भाग जो होता है दोस्तों वो पानी होता है। तो दोस्तों रक्त का जो है, थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे प्लाज्मा के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यह शरीर का रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और उस 60% प्लाज्मा का 90% जल होता है, यानी कि 60 का जब हम 90% निकालेंगे दोस्तों तो वो होता है 54%, यानी ब्लड का 54% भाग जो होता है वो पानी होता है और बचा हुआ 46% भाग जो होता है वो अदर मटेरियल होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। इसके अलावा शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में हम। अब आगे मैं आपको बताऊंगा प्लाज्मा के कार्य। तो दोस्तों प्लाज्मा का जो कार्य होता है मैं आपको बताता हूं। बात कर रहा था दोस्तों मैं प्लाज्मा के कार्य की। तो प्लाज्मा का जो कार्य होता है, ये पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा जो होता है ये पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में जो संवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पचे हुए भोजन का, जो छोटी आंत में जिसका, बड़ी आंत में जिसका अवशोषण होता है। तो दोस्तों बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं। इसके अलावा दोस्तों हार्मोन का शरीर में जो संवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। और हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि ये शरीर में पाए जाने वाले एक प्रकार के उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट होते हैं। ये एक ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी क्रिया को धीमा या तेज कर देते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत आवश्यक होते हैं। तो प्लाज्मा के द्वारा ही शरीर में पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का संवहन होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है दोस्तों। तो ये प्लाज्मा का कार्य होता है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा सीरम के बारे में, जिसे सेरम भी कहा जाता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। मतलब कि प्लाज्मा से अगर आपने फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लिया तो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है दोस्तों, जो रक्त को थक्का जमने के लिए सहायक होता है, इस प्रोटीन को अगर निकाल दिए तो बचे हुए भाग को सीरम कहा जाता है। अब मैं आपको ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ब्लड कॉर्पल्स
ब्लड कॉर्पल्स जो होती है, जिसे कि हम रुधिराणु या ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, यह शरीर का शेष 40% भाग होता है, जिसे हम 3 भागों में बांटते हैं। तो इसमें सारी रक्त की कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों, जिसमें लाल रक्त कण जिसे कि आरबीसी, श्वेत रक्त कण जिसे कि डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो दोस्तों ब्लड कार्पल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स आती है। अब हम लाल रक्त कणिका के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो लाल रक्त कणिका को रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी भी कहा जाता है। तो रेड ब्लड कार्पल्स और इरिथ्रोसाइट्स, इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं दोस्तों, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद जो है ऊंट एवं लामा जो जीव होते हैं, उनके स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्तनधारियों के आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो वो उभयावतल होते हैं और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी में क्या केंद्रक पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। और इसके लिए जो अपवाद होते हैं, ऊंट और लामा में केंद्रक नहीं पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, सभी जीवधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा के शरीर की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, जिसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन B5, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। तो दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि पीछे रीढ़ की हड्डी में जो बोन मैरो होती है वहां पर होता है। इस तरह दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट पे डिस्कस करेंगे। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। तो दोस्तों जब बच्चे का विकास माता के प्लेसेंटा यानी कि भ्रूण अवस्था में होता है, तो वहां पर बच्चे के भ्रूण में डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है दोस्तों, आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ पर, आरबीसी का निर्माण जो है दोस्तों यकृत और प्लीहा में होता है, लीवर में होता है और प्लीहा में होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट बता दूं कि अगर माँ को कहीं चोट लग जाती है तो माँ के बच्चे का जो प्लेसेंटा में जो बच्चा होता है वो अपनी ब्लड सेल्स को भिजवा करके प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के जख्म को भरने में मदद करता है। कितना अद्भुत रिश्ता होता है दोस्तों माँ और बेटे में। दोस्तों अब हम डिस्कस कर रहे थे कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का होता है। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल अधिकतम कितने दिनों का होता है, तो दोस्तों आरबीसी का जीवन काल अधिकतम 120 दिन का होता है। यानी कि दोस्तों आरबीसी जो होती है वो 4 महीने तक के जिंदा रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसका न्यूनतम जीवन काल जो होता है वो 20 दिनों का होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीसी के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आरबीसी के आते हैं कि इसकी मृत्यु यकृत यानी लीवर और प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है, इसीलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है दोस्तों। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आरबीसी का कब्र जो है यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। लीवर और स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है। जितनी भी जो एक्सपायर्ड या टायर्ड आरबीसी होती है वो यकृत या प्लीहा में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है दोस्तों। इसीलिए आरबीसी का कब्र जो होता है दोस्तों वो यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। शमशान घाट यानी कि दोस्तों आरबीसी का शमशान घाट जो है वो यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। इस फैक्ट को आपको 100% रट लेना है, बाद में एग्जाम में आ जाएगा तो बागड़े सर का नाम लेकर रोना मत दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं नेक्स्ट फैक्ट बता दूं दोस्तों, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है यानी कि लौह मात्रा पाई जाती है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है और हीम नामक जो रंजक होता है उसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। और ग्लोबिन युक्त लौह प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में समायोजित कर उसे ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है दोस्तों जो रक्त में पाया जाता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके शरीर के विभिन्न भागों से उसे संवहित करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन होता है। तो दोस्तों लौहे में
रक्त में पाया जाने वाला जो लौह यौगिक होता है उसे हीमेटिन कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक का नाम क्या है, तो उसका नाम होता है हीमेटिन। इसके अलावा मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट दूंगा दोस्तों कि रक्त में पाए जाने वाले उस प्रोटीन को क्या कहते हैं जो रक्त को जमने नहीं देता है, तो दोस्तों उसका नाम होता है हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है दोस्तों जो रक्त को कभी भी जमने नहीं देता। रक्त अनवरत आपके हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है और शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है और फेफड़े के माध्यम से क्या जाती है, उसमें ऑक्सीजन घुल कर जाती है दोस्तों। और शरीर के सभी अंगों में जो चय चय उपाचय की क्रियाएं होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद बनता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों से फेफड़े में लाती है। कौन लाता है? ब्लड लाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आपको इन फैक्ट्स को याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों डिस्कस करेंगे हम आरबीसी के मुख्य कार्य। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरबीसी जो होता है हमारे ब्लड का महत्वपूर्ण भाग होता है। ब्लड के दो भाग होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। द्रव भाग जो होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ठोस भाग जो होता है वो कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जिसमें हम आरबीसी के मुख्य कार्यों के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आरबीसी जो होता है, आरबीसी शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया नामक रोग होता है दोस्तों। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है दोस्तों। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। इसके अलावा दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है दोस्तों। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग होता है, जिसको दूर करने के लिए आंगनबाड़ियों के द्वारा आयरन की गोलियां प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बाद दोस्तों सोते वक्त हमारे रक्त में आरबीसी जो होती है दोस्तों यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो 5% तक कम हो जाती है। और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो रात में जब सोते हैं दोस्तों, नॉर्मल लोग जो समुद्र तल से नॉर्मल ऊंचाई पर पाए जाते हैं उनके आरबीसी 5% कम हो जाती है। लेकिन जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं यानी कि नेपाल के लोग, उनकी आरबीसी सोने के पहले 30% की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा नेपाल के लोग जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? चौकीदार होते हैं। तो चौकीदार होते हैं दोस्तों क्योंकि रात में क्या होता है, उनके शरीर की आरबीसी जो होती है ना वो 30% बढ़ जाती है, इसलिए वो रात भर जग जाते हैं, इसलिए उनको चौकीदार बनाया जाता है। ओके दोस्तों, और आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर की सहायता से ज्ञात की जाती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। तो थैलेसीमिया एक रोग होता है जिसमें आरबीसी बनना बंद हो जाती है यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और जीव की मृत्यु भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा शरीर के दूसरे भाग, ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है। मैंने बताया कि शरीर जो होता है, शरीर में जो रक्त होता है वो 3 कोशिकाओं का बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं आपको डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका जिसे कि शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पल्स और ल्यूकोसाइट्स होता है। तो दोस्तों लाल रक्त कणिका को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो दोस्तों ल्यूकोसाइट्स जो होता है ये क्या होता है या डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। डब्ल्यूबीसी जो होती है यह आकार और रचना में अमीबा के समान होती है, इसमें केंद्रक रहता है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, सिर्फ ऊंट और लीमा नामक 2 जीवों में केंद्रक पाया जाता है, उनकी आरबीसी में बस केंद्रक पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में तो केंद्रक ही होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत, लीवर और प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है दोस्तों। इसके अलावा इसका जीवन काल मात्र 2 से 4 दिन का होता है यानी कि 4 दिन की चांदनी होती है दोस्तों। सफेद रक्त कणिका, चांदनी कैसी होती है दोस्तों? सफेद होती है। सफेद रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी जो होती है दोस्तों वो सफेद होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है और ये 4 दिन की चांदनी होती है यानी कि 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है दोस्तों।
इस तरह से आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। इसके अलावा WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं जो होती है ये रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती है, यानी कि WBC में जो न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं पाई जाती है वो सारे रोगाणुओं को और सारे बैक्टीरिया को खा जाती है, उन्हीं को निपटा देती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बताऊंगा, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं, जो रक्त बिंबाणु होते हैं, जो कि ब्लड प्लेटलेट्स कहलाते हैं, इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यह केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है दोस्तों ये मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरू में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद होता है। डेंगू ज्वर के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है दोस्तों। डेंगू ज्वर के कारण डेंगू और मलेरिया 2 ही ऐसी बीमारियां होती है दोस्तों जो मच्छरों से होती है, यानी कि प्रोटोजोआ से फैलती है। तो ये जो होती है दोस्तों इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। और मलेरिया तो आपको पता ही होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। और यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारियां होती है दोस्तों, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसपोर्टिव डिजीज होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रक्त के कार्य दोस्तों हम बात कर रहे थे रक्त बिंबाणु की। तो डेंगू जो होता है दोस्तों एडिस मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। इसके अलावा दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का जमाने में मदद करना होता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को जमने नहीं देता। जो धमनियों में जो शुद्ध रक्त बहता है वो जमता क्यों नहीं, क्योंकि उसमें हिपैरिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। तो हिपैरिन प्रोटीन जो होता है वो रक्त को थक्का नहीं जमने देता। इसके अलावा दोस्तों रक्त को जमाने में, थक्का जमाने के लिए जो जिम्मेदार रक्त का भाग होता है वो ब्लड प्लेटलेट्स होती है, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं दोस्तों। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन जो होती है वो विटामिन के होती है। जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाती है उनके शरीर का रक्त का थक्का नहीं जमता और हीमोफीलिया बीमारी हो जाती है दोस्तों। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है, एक बार कट लग जाए तो रक्त का थक्का जमता ही नहीं दोस्तों। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रक्त के कार्य। दोस्तों रक्त के कार्य जो है कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रक्त के मुख्य कार्य होते हैं शरीर के ताप को नियंत्रित करना, यानी कि द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ह्यूमन ब्लड। यानी कि दोस्तों शरीर के ताप का नियंत्रण करना और शरीर को विभिन्न रोगों से प्रोटेक्ट करना, यानी कि द वर्सेटाइल डिजीज प्रोटेक्टिंग बाय ह्यूमन ब्लड टू ह्यूमन एनाटॉमी। यानी कि दोस्तों मैं थोड़ा सा बहक गया हूं, आपको बता रहा हूं आराम से। दोस्तों शरीर के ताप को नियंत्रण करना, यानी कि द रेगुलेटिंग ऑफ ह्यूमन टेम्परेचर एंड द प्रोटेक्टिंग ऑफ वेरियस डिजीज टू ह्यूमन बॉडी, यानी कि शरीर के ताप को नियंत्रित करना और शरीर को रोगों से रक्षा करना, यह कार्य जो होता है रक्त का होता है। यानी कि पहली बात तो ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, और दूसरी बात यह कि शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। अगर किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे कई रोग भी हो जाए तो वो उससे रिकवर जल्दी हो जाता है, लेकिन ब्लड कम हो तो उसे रोग से रिकवर होने में ज़्यादा समय लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में रक्त का दूसरा कार्य होता है शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना और घावों को भरना। तो दोस्तों अगर आपको कोई घाव हो जाता है तो उसे भरने में रक्त मदद करता है और शरीर के वातावरण को भी स्थायी बनाने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों रक्त का थक्का बनाना, तो रक्त का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, क्योंकि रक्त में पाए जाने वाली ठोस भाग जो कि प्लेटलेट्स होती है, जो कि क्या करती है रक्त के थक्का जमाने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों रक्त का अन्य कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। तो दोस्तों ऑक्सीजन प्राणवायु का संवहन और शरीर में बने हुए उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन जो होता है वो रक्त करता है। इसके अलावा पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ व हार्मोन का संवहन भी जो है वो रक्त करता है। इसके अलावा दोस्तों लैंगिक वर्ण में भी सहायता करता है और अंगों को सहायता प्रदान करता है। इसके बाद में मैं आपको रक्त के थक्का जमने की प्रोसेस बताने वाला हूं दोस्तों।
ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी नजर नहीं हटाइएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आज आपको पढ़ाने वाला हूं। विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है और जो प्लेटलेट्स से जमता है उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रक्त का थक्का जमने के दौरान 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहले तो हमारे रक्त में पाई जाती है दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि प्लेटलेट्स, जो कि प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलती है, और कैल्शियम से मिलती है और थ्रोम्बिन बनता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, हजामत करने वाले नाई के पास जब आप जाते हैं शेविंग करवाने और आपके गाल में या दाढ़ी में कट लग जाता है दोस्तों, तो वो लोग फिटकरी लगाते हैं। फिटकरी का सूत्र आपको पता है क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट Fe2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। ये जो होता है दोस्तों पोटास या फिटकरी का सूत्र होता है। मैं अभी आपको लिख के नहीं बताऊंगा, अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है। आप मेरे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके मेरे केमिस्ट्री के वेरियस वीडियोस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करता है और कैल्शियम के Ca2+ आयन से क्रिया करके थ्रोम्बिन बनाता है। फिर ये थ्रोम्बिन क्या होता है दोस्तों? ये जो आपका थ्रोम्बिन बनता है, ये थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजेन क्रिया करता है और फिब्रिन बनाता है। और ये फिब्रिन जो है रक्त रुधिराणु यानी कि ब्लड कॉर्पल्स से क्रिया करके रक्त का थक्का जमा देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्लॉटिंग हो जाती है और आपका खून बहना बंद हो जाता है। जिन व्यक्तियों में खून का थक्का नहीं बनता है उन्हें हीमोफीलिया बीमारी होती है। ये एक अनुवांशिक बीमारी होती है जिसके बारे में आपको हम अनुवांशिकी में पढ़ाया है मैंने, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजेन के निर्माण में यकृत में विटामिन के सहायता करता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप हजामत करने जाते हो आपको कट लग जाता है, नाई जो है वहां पे फिटकरी लगा देता है, 2 से 5 मिनट में थक्का जम जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त के थक्का जमने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रिनोजेन होता है। तो दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम का 100% IMP क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रिनोजेन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा मनुष्य के विभिन्न ब्लड ग्रुप। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों अब हम बात करेंगे मनुष्य के रक्त वर्ग की यानी कि ब्लड ग्रुप की। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में जातिवाद एक अभिशाप था, लेकिन अब तो नहीं है क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत चलती थी पहले। हमारे देश में वैदिक संस्कृति की देन थी, वो बहुत ही अभिशाप थी दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोग जो है जाति पूछकर लोगों को वरीयता देते थे, लेकिन दोस्तों जब कोई मरीज अस्पताल में मर रहा होता है तो उसका जाति नहीं पूछी जाती दोस्तों, उसका ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप के ऊपर मैं आपको बहुत ही अच्छा लेक्चर देने वाला हूं, बिल्कुल नजर ना हटाएं और ध्यान से देखें। दोस्तों रक्त समूह की खोज कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि रक्त समूह की खोज किसने किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था, यानी कि सन 1900 में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी दोस्तों, तभी ब्लड ग्रुप की खोज हो गई थी। और किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसीलिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों साइंस के क्षेत्र में जो भी खोज होती है उसका सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। तो ब्लड ग्रुप की खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को 30 साल बाद 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जिसे कि हम एंटीजन कहते हैं दोस्तों। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जिसे एंटीजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपको बता दूं कि एंटीजन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो दोस्तों एंटीजन ए और एंटीजन बी जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। और लाल रक्त कणिका में ये एंटीजन पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा एंटीजन व ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर
मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जिसमें दोस्तों एंटीजन ए होता है वो ब्लड ग्रुप ए होता है, जिनमें एंटीजन बी होता है उनका ब्लड ग्रुप बी होता है, जिनमें एंटीजन ए बी दोनों होते हैं उनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, और जिनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता वो रुधिर वर्ग ओ होता है। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समूह होता है जो किसी को भी रक्त दे सकता है, तो रुधिर वर्ग ए बी जो होता है दोस्तों, ब्लड ग्रुप ए बी, ये जो होता है दोस्तों, ये जो होता है सर्वग्राही रक्त ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप होता है, और रुधिर वर्ग ओ जो होता है दोस्तों ये यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता ग्रुप होता है दोस्तों। सर्वग्राही ग्रुप जो होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, और सर्वदाता ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ होता है। तो दोस्तों ओ यानी शून्य, शून्य जो होता है, शून्य यानी पृथ्वी जो सभी को देती है, तो पृथ्वी क्या होती है, गोल होती है, सभी को देती है, क्या देती है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं देती है, रहो मेरे ऊपर, रहो, खाओ पियो ऐश करो। तो दोस्तों यूनिवर्सल डोनर जो होता है ब्लड ग्रुप ओ होता है, और ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बताता हूं मैं आपको रुधिर के साथ 4 वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण। तो दोस्तों ध्यान से देखना, रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ए जो होता है इसमें एंटीजन केवल ए होता है, लेकिन दूसरा जो एंटीबॉडी होती है स्मॉल बी, केवल एंटीबॉडी बी होती है दोस्तों। वैसे ही ब्लड ग्रुप बी जो होता है उसका एंटीजन जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो केवल बी टाइप का होता है, लेकिन उसमें जो एंटीबॉडी होती है वो स्मॉल ए होती है दोस्तों। इसके अलावा ब्लड ग्रुप ए जो होता है इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एंटीबॉडी पाई नहीं जाती दोस्तों। ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है इनमें एंटीबॉडी पाई नहीं जाती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, तो दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी ए बी दोनों पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। दोस्तों किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, जो कि स्मॉल ए बी के रूप में जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यह भी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीबॉडी क्या होती है। दोस्तों किसी भी शरीर में किसी भी ह्यूमन बॉडी में जो रक्त पाया जाता है उसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो कि एंटीबॉडी कहलाती है, और यह एंटीजन की अनुपस्थिति में पाई जाती है, जिसे स्मॉल से डिनोट करते हैं। और एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी। ओके दोस्तों, तो स्मॉल एंटीबॉडी स्मॉल ए जो है वो ब्लड ग्रुप बी में पाई जाती है, और एंटीबॉडी स्मॉल ए ब्लड ग्रुप ए में पाई जाती है। एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप ए में पाई जाती है, और एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप बी में पाई जाती है, और कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती ब्लड ग्रुप ए में और ब्लड ग्रुप ओ में, दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बताऊंगा मैं आपको रक्त का आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ध्यान से देखना दोस्तों, साइंस को अगर आपने समझ लिया दोस्तों तो सब कुछ समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, साइंस अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मैं अब आपको रक्त का आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ाता हूं दोस्तों अब हम डिस्कस कर रहे थे रक्त का आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एंटीजन ए जो होता है वो ब्लड ग्रुप ए में होता है, और एंटीबॉडी स्मॉल ए जो होती है वो ब्लड ग्रुप बी में होती है। तो दोस्तों एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते, यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता। दोस्तों आपको पता है ना कि ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी वाले का रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता? तो भैया एंटीजन ए वाले को अगर एंटीजन यानी ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी वाले का जब हम ब्लड चढ़ाएंगे तो ब्लड ग्रुप ए वाले का एंटीबॉडी बी और ब्लड ग्रुप बी वाले का एंटीबॉडी ए एक साथ नहीं रह सकते। तो कैसे चढ़ाएंगे दोस्तों? और चढ़ाएंगे तो फिर ब्लड कैसे फिर वर्क करेगा? इसीलिए ब्लड ग्रुप ए वाले को एक ही रक्त चढ़ता है और बी वाले को बी का ही चढ़ता है। आगे समझ में आ गया दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। इसके अलावा एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए साथ में नहीं रह सकते। इसीलिए तो एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी रहती है ब्लड ग्रुप ए में, और ब्लड एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी
ए रहती है ब्लड ग्रुप बी में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ऐसा होने पर ये मिलकर आपस में अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है, ब्लड ही खत्म होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसे रक्त का अभिलेषण या एग्यूटिनेशन कहते हैं। अथ रक्त आधान में एंटीजन एवं एंटीबॉडी का तालमेल होना चाहिए, जिससे रक्त का अभिलेषण या एग्यूटिनेशन न हो सके। ओके दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रक्त समूहों को सर्वदाता, यानी कि दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। रक्त समूहों को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं। मैंने बताया आपको कि रक्त समूह ओ पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी सबको देती है दोस्तों, कभी लेती नहीं। तो रक्त समूह ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई इसमें घमंड नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। एवं रक्त समूह ए बी को सर्वदाता कहते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल रिसेप्टर। दोस्तों ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राहता यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं दोस्तों। यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी किसी का भी ले लेगा। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी का भी ब्लड ले लेगा। अतः रक्त आधान में एंटीजन एवं एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल होना चाहिए जिससे रक्त का अभिलेषण न हो। तो ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होता। तो किसी का भी रक्त चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके दोस्तों, इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको आरएच फैक्टर के बारे में। दोस्तों आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर जो होता है 1940 में लैंडस्टीनर और विनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। उन्होंने रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसीलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। एक बंदर था दोस्तों जिसका नाम क्या था? उस बंदर का नाम था रिसस, इसीलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच फैक्टर पाया जाता है दोस्तों, उन्हें आरएच फैक्टर वाला ही रक्त लगता है, और जिनमें नहीं पाया जाता ना, उनमें आरएच निगेटिव वाला ही ब्लड चढ़ता है। इसलिए तो बोलते हैं ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है कि ए निगेटिव है। ए पॉजिटिव है यानी कि आपके अंदर क्या है, आरएच फैक्टर वाला पार्ट है, तो आपको ए पॉजिटिव वाले का ही ब्लड चढ़ेगा, ए निगेटिव का नहीं चढ़ता। ओके दोस्तों, वैसे तो सबका पॉजिटिव ही होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए कि रक्त आधान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव वाले का ही ब्लड चढ़ाया जाता है और आरएच निगेटिव वाले को आरएच निगेटिव वाले का ही ब्लड चढ़ाता है। अगर किसी का ग्रुप बी निगेटिव है तो उसे बी निगेटिव वाला ही चढ़ाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, इसके अलावा यदि आरएच फैक्टर वर्ग आरएच पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त आरएच निगेटिव वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु अगर अगली बार दे दिए तो उसका खेल खत्म, यानी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? जन्नत में चला जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट फैक्ट की। सॉरी दोस्तों, जन्नत में चला जाता है मतलब वो एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद में एरिथ्रोब्लास्टोसिस या फिटेलिस क्या होता है? तो दोस्तों एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो होता है, यदि किसी पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव हो और माता का रक्त आरएच निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। मतलब पहली संतान तो जिंदा रहती है दोस्तों, लेकिन बाद में होने वाली संतानें जो होती है वो नहीं बच पाती। तो ये आरएच फैक्टर जो होता है वो जीवन शैली में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक छोटी सी टेबल दी हुई है, 2 मिनट में इसका डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह है। तो कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी इसके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है दोस्तों, तो ऑब्वियसली जो है बच्चों में संभावित रक्त समूह, आपको असंभावित के ऊपर डिस्कस नहीं करना है, आपको संभावित के ऊपर ज्यादा डिस्कस करना है। तो फोकस करेंगे दोस्तों, अगर माता और पिता का दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो बेटे का बच्चों का भी ब्लड ग्रुप ओ ही होता है। अगर माता का या पिता का में से एक का ब्लड ग्रुप ओ और एक का ब्लड ग्रुप ए हो तो होने वाली संतानों का ब्लड ग्रुप या तो ओ होता है या तो ए होता है। इसके अलावा दोस्तों यदि माता या पिता में एक का ब्लड ग्रुप ओ और एक का बी हो तो होने वाली संतानों का ब्लड ग्रुप जो है ओ और बी होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर माता या पिता में एक का ब्लड ग्रुप ओ और माता या पिता में एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो होने वाली संतानों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है।
इसके अलावा दोस्तों यदि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए हो तो होने वाली संतानों का ब्लड ग्रुप ए और ओ होता है। इसके अलावा दोस्तों माता और पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी हो तो होने वाली संतानों का ब्लड ग्रुप ए बी ओ और ए बी होता है। इसके अलावा दोस्तों माता का ब्लड ग्रुप या पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए बी हो तो होने वाली संतानों का ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी होता है। इसके अलावा दोस्तों माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप अगर बी बी हो यानी कि दोनों का ब्लड ग्रुप बी ही हो तो होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि माता और पिता दोनों का अगर समान ब्लड ग्रुप हो यानी माता और पिता का दोनों का ब्लड ग्रुप ए या बी हो तो होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप या तो ए या तो बी या ओ होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर माता या पिता का ब्लड ग्रुप बी और ए बी हो तो होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप ए बी या ए और बी होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप ए बी तो होगा ही होगा या ए या बी दोनों में से एक हो सकता है। तो इस तरह से आपको इस टेबल को याद रखना है और असंभावित तत्वों को भी याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से मेरा ब्लड वाला आज वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही धांसू और इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे इन वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है। आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं मानव शरीर के तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र सारे आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। और दोस्तों आप जो है मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरी आईडी है इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े और इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है इंजीनियर प्रवीण बागड़े 007। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और खरोश के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।